नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश कुमार चारण। आप सबका इस YouTube चैनल हिंदी साहित्य का अध्ययन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल हिंदी साहित्य का अध्ययन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें स्कूल व्याख्याता के लिए कुछ किताबें बताइए और अपने बारे में भी बताइए, आप किस कोचिंग में पढ़ाते हो। तो मैं आपको उन सब बातों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी के लिए कौन सी किताबों का अध्ययन किया जाए, क्या पढ़ा जाए, किस प्रकार से उसका अध्ययन किया जाए, वास्तव में सफलता किस प्रकार से हासिल की जा सकती है। क्योंकि पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन सफल कुछ ही लोग होते हैं। उसके पीछे भी कुछ कारण होते हैं, क्योंकि किताबों की आज के समय में कोई कमी नहीं है, हर किसी के पास अवेलेबल हो जाती है। कंटेस्ट बहुत कुछ है, लेकिन दिक्कत ये रहती है कि हम ये तय कर पाना भूल जाते हैं कि वास्तव में हमें क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है सफलता के लिए कि कौन सी चीज़ें हमें छोड़नी है। अगर ये बात हमें पता चल जाती है तो आसानी से हम सफल हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्कूल व्याख्याता की तैयारी अगर हम कर रहे हैं तो कौन कौन सी किताबों को पढ़ना चाहिए और जिसके माध्यम से हम अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जहाँ तक सबसे पहली बात आती है हिंदी साहित्य के इतिहास की, क्योंकि साहित्य का इतिहास किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। और जहाँ तक स्कूल व्याख्याता का प्रश्न है तो लगभग 50 प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित पूछे जाते हैं। तो उसके लिए हमें पहली बात ध्यान में ये रखनी है कि डॉक्टर नगेंद्र जी का हिंदी साहित्य का इतिहास जो संपादित है नगेंद्र और हरदयाल का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। अगर आप इस किताब को पढ़ लेते हो तो आपको किसी भी अन्य किताब को साहित्य के इतिहास के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये चाहते हो कि हमें सरलता से कठिनता की ओर बढ़ना है तो सबसे पहले आप प्रतियोगिता साहित्य सीरीज को पढ़िए। ये नेट का सेकंड पेपर जो पहले चलता था, ये बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और इसमें वही फैक्ट्स दिए गए हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो प्रतियोगिता साहित्य सीरीज से करिए। अगर आपने पहले से बहुत कुछ पढ़ रखा है और आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हो कि किस किताब का अध्ययन किया जाना चाहिए, तो आप डॉक्टर नगेंद्र जी को पढ़ लीजिए। इसके अलावा आपको किसी भी इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है। और जहाँ तक ये बात है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी है, बल्कि एक ही किताब को बार बार पढ़ना है। क्योंकि हमें विद्वान नहीं बनना है। पहले तो हमें ये तय करना है कि हमें विद्वान नहीं बनना है, क्योंकि विद्वत्ता हासिल करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ सफलता चाहिए, और सफलता के लिए जिस प्रकार का परीक्षा में पेपर का पैटर्न होता है उसी के अनुसार हमें पढ़ना होगा। क्योंकि अध्ययन करने के लिए बहुत सारी किताबें हैं, और अगर आप विद्वान बनना ही चाहते हैं तो जब आप सफल हो जाते हैं तो उसके बाद में मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। अगर आप साहित्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो अन्य किताबें पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप सफलता सुनिश्चित करना चाहते हो तो आपको साहित्य के इतिहास के लिए कुछ चुनिंदा किताबों का अध्ययन ही करना होगा। क्योंकि जिस प्रकार का पैटर्न चल रहा है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उसको देखते हुए हमें कुछ ही किताबों का अध्ययन करना है। मार्केट में बहुत सारी किताबें आ जाती है। प्रकाशकों का उद्देश्य यही रहता है कि किसी भी प्रकार से प्रतियोगियों को, यानी कि जो प्रतिभागी होते हैं, उनको अपने बहकावे में लेना। तो नई नई चीज़ें वो लेके आते हैं, लेकिन वो कोई काम की नहीं होती है। कुछ किताबें तो ऐसी आती है जिसमें सारे के सारे तथ्य भरे रहते हैं और हम कंफ्यूज रहते हैं कि वास्तव में है क्या। क्योंकि इतने सारे तथ्य किसी को याद हो ही नहीं सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है। और डॉक्टर नगेंद्र की किताब को भी कैसे पढ़ना है हमें, क्योंकि जब आप आधुनिक युग को शुरू करते हैं, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, उसके बाद में छायावादोत्तर काल आता है ना। तो छायावादोत्तर काल के पश्चात डॉक्टर नगेंद्र जी कुछ किताबों को एक जगह रखते हैं और फिर बाद में उसकी समरी प्रस्तुत करते हैं, और जिनकी समरी प्रस्तुत करते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। तो उनको तो विशेष रूप से आपको याद रखना है। किसी भी स्तर पर जाए, आप काव्य हो, गद्य हो, इसी प्रकार से उस किताब को पढ़ना है। और जहाँ तक आपकी शुरुआत की बात है तो ये अशोक तिवारी का
नेट का सेकंड पेपर प्रतियोगिता साहित्य सीरीज का बहुत ही अच्छा पेपर है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो यहाँ से कर सकते हो। ये सरल भाषा में लिखा गया है, महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ इसे प्रस्तुत किया गया है। अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है तो डॉक्टर नागेंद्र के अलावा आप किसी भी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फालतू में किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ना है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिस किताब में क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है उससे बचने का प्रयास करना, क्योंकि क्लिष्ट भाषा, साहित्य और प्रतियोगी परीक्षा ये तीनों बहुत अलग चीज़ें हैं। क्योंकि साहित्य हमें सफल होने के लिए पढ़ना है और सफल होने के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि क्लिष्ट भाषा का ही अध्ययन करें और क्लिष्ट भाषा में उलझने की आवश्यकता नहीं है। जो किताब आपको आसानी से समझ में आ जाती है उसी का ही अध्ययन करें। डॉक्टर नागेंद्र जी की किताब बहुत अच्छी है और अगर आप उससे भी सरल भाषा में पढ़ना चाहते हो तो प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की किताब को पढ़िए एक बार और उसके बाद में डॉक्टर नागेंद्र जी को अवश्य पढ़िए। अब उसके बाद में व्याकरण के लिए, अब व्याकरण के लिए जहाँ तक सवाल है तो प्रतियोगी परीक्षाओं में 9वीं से 12वीं तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में किताब चलती है हिंदी व्याकरण और रचना के नाम से। तो ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके सारे तथ्य आप एक बार याद कर लीजिए, जितने भी तथ्य इसमें दिए हुए हो तो वो सारे के सारे याद कर लीजिए। इससे बाहर कुछ भी जाने की संभावना नहीं रहती है। अगर आप ये चाहते हो कि ये किताब हमने पढ़ रखी है तो आप उसके विस्तार के लिए राघव प्रकाश को पढ़ सकते हो, ये भी बहुत अच्छी किताब है। लेकिन आपको व्याकरण के लिए इतना ज़्यादा गूढ़ अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती है और मोटा मोटी तौर पर आप इसको 9वीं से 12वीं, ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हिंदी व्याकरण के लिए पुस्तक चलती है, इसका आप अध्ययन कर लीजिए, आसानी से आप प्रश्नों को हल कर लेंगे। अब उसके बाद में काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र के लिए अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब चल रही है साहित्य शास्त्र के नाम से, डॉक्टर विवेक शंकर जी की है। विवेक शंकर जी हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर में जो है वहाँ से जो पुस्तकें प्रकाशित होती है उनमें उनकी बहुत सारी हिंदी की किताबें प्रकाशित होती है। उनमें से महत्वपूर्ण किताब मुझे साहित्य शास्त्र लगी है, बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र को अच्छे ढंग से समझाया गया है, इसे आप आसानी से समझ सकते हो। और अगर आपके पास नेट का तीसरा पेपर जो डिस्क्रिप्टिव रूप में 2012 से पहले चलता था वो अगर आपके पास है, कहीं से भी मिल सकता है, तो उससे बेहतर काव्यशास्त्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि उसमें भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। जहाँ तक हो सके किसी के पास हो तो उसकी कॉपी करवा लीजिए। और इसके अलावा आपको काव्यशास्त्र में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक भारतीय काव्यशास्त्र में छंद और अलंकारों की बात है तो आप नरोत्तम स्वामी की किताब आती है अलंकार पारिजात के नाम से, ये बहुत ही अच्छी किताब है। उसमें छंद और अलंकार आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें समझाया हुआ है। और विद्यालय प्रबंधन के लिए जहाँ तक बात है तो राठ प्रकाशन यानी कि राठ पब्लिकेशन की एक विद्यालय प्रबंधन को लेकर किताब आती है। और इसके अलावा R.K. वैष्णव सर ये बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं विद्यालय प्रबंधन। अगर आपको हो सके तो इनकी किताब मेरे हिसाब से शिखवाल पब्लिकेशन में चलती है, मुझे पूरा ध्यान तो नहीं है, लेकिन ये जहाँ भी पढ़ाते हैं इनके अगर नोट्स मिल सके तो विद्यालय प्रबंधन से संबंधित इनकी किताब अवश्य पढ़ लेना। नहीं तो ये राठ पब्लिकेशन बहुत ही अच्छी किताब है। और मनोविज्ञान के लिए शुरुआत में मनोविज्ञान आपको वंदना जादौन से ही पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है और आपको इसकी भूमिका के रूप में तैयार हो जाएगी। और क्लिष्ट भाषा फिर बाद में शुरू होती है मनोविज्ञान की खुद की। तो सुप्रिया गौर और फर्स्ट रैंक को एक बार देख लेने की आवश्यकता है। और अगर किसी के कोचिंग के नोट्स जो वंदना जादौन के खुद की पढ़ाई हुए वो अगर आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छे नोट्स होंगे, क्योंकि वंदना जादौन जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और इनकी किताब बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है, आसानी से समझ में आ जाती है। और उसके बाद में कक्षा 11वीं और 12वीं की पाठ्य पुस्तकें जो हमारे पाठ्यक्रम में रखी गई है उनको कैसे पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि किताबें तो बहुत ज़्यादा है, 7-8 किताबें हो जाएगी। और उसको आपको कैसे पढ़ोगे, आप इसका आप अध्ययन कैसे करोगे। सबसे पहले तो सारी किताबें एक बार पढ़ डालनी है और गद्य पर विशेष जोर देना है। और गद्य को आप बारीकी से पढ़ोगे, हमेशा टेक्स्ट बुक का अध्ययन करें, शॉर्ट के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अगर आप किसी भी टेक्स्ट बुक को सारे को एक बार पढ़ लीजिए
उसके बाद अगर आप चाहते हो कि इसका रिवीजन हो जाए तो उससे मार्केट से कोई भी एक ऐसी किताब लेके आ जाइए जिसमें प्रश्नोत्तरी के माध्यम से इन पाठ्य पुस्तकों को समझाया गया हो, वो भी बाद में, पहले नहीं, क्योंकि अगर आप पहले लेकर आ जाएंगे तो बहुत आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए ये जरूरी है कि पहले आप इन किताबों का अध्ययन करिए और गद्य पर विशेष जोर दीजिए। और गद्य से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और पद्य में आपको एक तो व्याख्या समझ में आ जानी चाहिए, मतलब किसी भी कविता में, किसी भी काव्य में क्या दे रखा है, उसका विषय क्या है, लेख कवि कौन है, और उसके बाद में इसको आपको इतना ज़्यादा गूढ़ आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहाँ तक गद्य की बात है तो इसका गहन अध्ययन किया जाना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है गद्य से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं और पद्य में अगर कोई लाइन पूछी भी जाती है तो वो आपको व्याख्या के अंतर्गत आपको आसानी से मिल जाती है। और इतनी ही किताबों को आपको पढ़ने की आवश्यकता है हिंदी के लिए, विशेषकर बहुत ज़्यादा किताबों के लफड़े में नहीं पढ़ना है। कम से कम किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ने की कोशिश करें। और कुछ लोग ऐसे पूछ रहे थे कि सर कितने घंटे पढ़ा जाना चाहिए, और जहाँ तक पढ़ाई का और घंटों का प्रश्न है, मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही सवाल ही गलत है, क्योंकि घंटों में पढ़ाई को नहीं तोला जा सकता है और घंटों में सिर्फ खेती हो सकती है जो ट्रैक्टर के माध्यम से होती है। लेकिन पढ़ाई का जहाँ तक प्रश्न है, आप क्वालिटी के साथ अगर आप 2 घंटे भी दिन में पढ़ लेते हो तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर आप 20 घंटे भी किताब पकड़ के ऐसी किताबों को या फिर ऐसी चीज़ों को पढ़ते रहे जो आपके काम की भी नहीं थी, तो वो कोई काम की नहीं है। आपको क्वालिटी के साथ अध्ययन करना है। तो क्वालिटी के साथ अध्ययन अगर आप दिन में 4-5 घंटे भी पढ़ लेते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हमें ये समझना बेहद ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि मैटर हमारे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें क्या नहीं पढ़ना है ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। जब ये बात हमें पता चल जाती है तो हमारी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द ही आप सफल होंगे। और अगर आप मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो के माध्यम से पढ़ना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। और मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं फर्स्ट ग्रेड के सारे पाठ्यक्रम को क्लियर करवाऊंगा, मेरा एक उद्देश्य है। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मैंने अध्ययन किया है, जिस प्रकार से मैंने सीखा है उस दौरान, तो मैं आप तक वो बात पहुँचा सकूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।